हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करें, हम ये जान लेते हैं कि ये जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्या ज़रूरत पड़ गई आपकी बुक के अंदर देने की। आप क्यों इस चैप्टर को पढ़ने वाले हो। तो देखो बच्चों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमको मालूम है कि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, और पॉपुलेशन के साथ साथ ही जो हमारी डिमांड्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि क्लॉथ्स वगैरह हो गए, या फिर जो व्हीकल्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनके यूजेज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कई सारे इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, और साथ ही साथ और हम क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह है इनको कट कर रहे हैं, प्लांट वगैरह कट कर रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। और इन प्लांट की कटिंग की वजह से जो वहाँ पे जो एनिमल वगैरह रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह के अंदर, तो एनिमल पे भी इनका इफेक्ट पड़ रहा है। एनिमल भी जो उनको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है ये जो एनिमल, ये जो प्लांट, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इनको सेव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और पड़ रहा है। तो जरूरत है इनको कंट्रोल करने की। तो इसी के लिए हमारे चैप्टर बनाया गया है, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि ये जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो प्लांट को कटिंग की जा रही है वो क्यों की जा रही है, क्या इसके कॉजेज है, और इसको मतलब कि डिफोरेस्टेशन करने के जो हम करते हैं तो इससे कौन कौन से इसके क्या क्या इसके रिजल्ट निकल के आएंगे, कौन कौन से इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके बारे में हमको जानना है। और ड्रोट ड्रोट कब आता है, क्यों आता है, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, और जो फ्लड्स होता है इसके पीछे भी क्या डिफोरेस्टेशन का रीजन है क्या। तो इसी के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर रहने वाला है। तो बच्चों, काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ जानना है। तो चलिए बिना डिले करते हुए आज का जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बच्चों डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। क्या होता है डिफोरेस्टेशन, बार बार हम बोल रहे हैं डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन। तो बच्चों, अगर सिंपल से इसकी मीनिंग, इसकी डिफाइन देखी जाए तो इसकी डिफाइन होती है डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग डेड लैंड्स फॉर अदर पर्पज। कि जो भी फॉरेस्ट वगैरह है, इन फॉरेस्ट की कटिंग करना, इनकी कटिंग करना, और इनको मतलब कि यहाँ से रिमूव कर देना, हटा देना। किस पर्पज से, अपने किसी पर्पज से, किसी और पर्पज से। जैसे हो सकता है वो पर्पज कौन कौन से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी फॉरेस्ट वगैरह है, उन फॉरेस्ट के अंदर जो भी प्लांट ट्रीज वगैरह है, अगर आप उनकी कटिंग कर देते हो तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है डिफोरेस्टेशन। इसी का जस्ट अपोजिट एक वर्ड होता है बच्चों, एफोरेस्टेशन। ठीक है, एफोरेस्टेशन में क्या होगा, प्लांटिंग करना। अगर आप कहीं प्लांट लगाते हो तो ऐसे में वो होता है एफोरेस्टेशन। वहीं अगर आप उन प्लांट को रिमूव करते हो, उनको कट कर देते हो, तो ये होता है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है। अब ये जो डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से किया जा रहा है। तो ये पर्पज क्या है, क्या रीजन है कि डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। तो इसका एक रीजन तो यह है बच्चों कि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कि कल्टीवेशन के लिए, भी जो मतलब लैंड चाहिए होती है। हमको मालूम है कि अगर कहीं पे भी कल्टीवेशन करनी है यहाँ पर, यानी कि कहीं पे भी खेती वगैरह करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपन एयर के अंदर कर लें, हवा के अंदर कर लें। नहीं, हमको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए लैंड की। तो वो लैंड, और लैंड भी हमको एक लार्ज स्केल पर चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट होती है उसकी लैंड को वहाँ पे उसको खरीदा जाता है, और खरीद के जो भी वो फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट होते हैं उन प्लांट को कट कर लिया जाता है। तो एक रीज़न ये होता है। सेकेंड रीज़न ये है कि बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, कि जो भी हाउसेज वगैरह, मकान वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए। क्योंकि हमको मालूम है कि जहाँ कहीं भी प्लांट मतलब फैक्ट्रीज वगैरह लगानी होती है तो उसके लिए भी काफ़ी लैंड चाहिए होती है। और ये लैंड भी ज़्यादातर जो सिटीज़ वगैरह के बाहर लगाई जाती है, और क्योंकि सिटीज़ के अंदर थोड़ी कॉस्टली रहती है। लेकिन जो फॉरेस्ट वाले एरियाज वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ की लैंड को परचेज किया जाता है, और वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह को इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्लांट वगैरह होते हैं उन प्लांट वगैरह को, फॉरेस्ट वगैरह को वहाँ से कट कर लिया जाता है। और इसी के साथ ही हमको ये भी मालूम है कि जो फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वुड का। वुड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वुड का यूज़ करके वहाँ पे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है। और फर्नीचर के साथ साथ ही वुड का यूज़ भी किया जाता है एज ए फ्यूल। हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर के अंदर कि जो वुड होता है इसको, जो भी रूरल एरियाज है,
जो रूरल एरियाज वगैरह है अभी भी यहाँ वहाँ पे इन वुड वगैरह का यूज किया जाता है, इनको बर्न करके और कुकिंग वगैरह के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है। तो ये तो वो रीजन है कि जो ह्यूमन करते हैं, ह्यूमन अपने पर्पज के लिए करते हैं। और कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं बच्चों जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो नेचुरली हो जाते हैं। जैसे कि ये नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन कौन से हो सकते हैं? फॉरेस्ट फायर, सीवर ड्रोट। तो फॉरेस्ट फायर भी एक रीजन हो सकता है डिफोरेस्टेशन का। कैसे हो सकता है कि जब फॉरेस्ट के अंदर अचानक वहां पे स्पॉन्टेनियसली अगर वो फायर लग जाए वहां पे, कि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से है, कहीं ना कहीं ये भी इनडायरेक्टली इसका भी रीजन अपन कह सकते हैं बच्चों अपन ही है। क्योंकि अपन अब क्या कौन अपन क्यों है अभी अपन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी के बारे में रहने वाला है। तो जो फॉरेस्ट के अंदर भी क्या होती है कि फायर का लगना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फायर क्यों लगती है, क्योंकि जब समर सीजन होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो ड्राई ग्रास होती है, इस ड्राई ग्रास के अंदर वहाँ पे कुछ छोटी सी वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पर राइज कर जाता है, और इस टेम्परेचर राइज की वजह से यहाँ पे क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और जैसे ही यहाँ पर फायर कैच करता है तो यहाँ का ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा किस्म हो जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। तो एक रीजन ये भी है कि फॉरेस्ट फायर की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और सेकंड है ड्रॉट की वजह से। अगर बारिश अगर नहीं होती, हमको मालूम है कि प्लांट वगैरह तभी ग्रो कर पाएंगे जब वहां पे क्या प्रॉपर अमाउंट में वहां पे वाटर हो। अगर वाटर वगैरह यहाँ पे इनको नहीं मिल पाता है, अगर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना है ना, तो वहां पे अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो उस केस में भी जो फॉरेस्ट होगा यहाँ पे ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन के बच्चों कौन कौन से रीजन है, किस किस वजह से होता है? सबसे पहले कल्टीवेशन के लिए जो लैंड यूज की जाती है ये। सेकंड हाउसेज फैक्ट्रीज वगैरह के लिए। थर्ड है फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, एक ये रीजन हुआ। और फॉरेस्ट फायर का होना, और इसके अलावा ड्रॉट सूखा पड़ जाना, यही रीजन होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो अब आपको समझ में आया कि क्या डिफॉरेस्टेशन होते हैं और इसके कौन कौन से कॉजेज है। ठीक है, अब डिफोरेस्टेशन भी हो गया, किस वजह से हुआ ये भी जान लिया हमने। अब ये जो डिफोरेस्टेशन होगा बच्चों, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इससे। तो बच्चों इसके काफी सारे इफेक्ट हैं, इनको भी अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि देखो बच्चों, हमको मालूम है कि जो डिमांड है हमारी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, जो भी हमारी डिमांड है, डिमांड चाहे व्हीकल्स की होगी, चाहे क्लॉथ वगैरह की होगी, तो इसके लिए क्या लगाई जा रही है? फैक्ट्रीज स्टेब्लिश की जा रही है, फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है काफी सारी। तो अब ये जो इंडस्ट्रीज होती है जिसके अंदर फ्यूल यूज किया जाता है, जब ये फ्यूल बर्न होता है तो इसके अंदर रिलीज होती है बच्चों कई सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, और उसी के अंदर एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसमें फैक्ट्री से भी रिलीज होती है, व्हीकल वगैरह से भी रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो अगर फैक्ट्री ज्यादा हुई, व्हीकल्स ज्यादा हुए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी ज्यादा रिलीज होगी। अब ये जो आपके एनवायरमेंट के अंदर है, ये जो रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बहुत एक्सेस कर रही है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? इसको काम करेगा ये हमारे प्लांट। प्लांट क्यों करेंगे? प्लांट कैसे करते हैं, ट्रीज वगैरह कैसे करते हैं? क्योंकि हम अच्छे से फेमिलियर है बच्चों, क्योंकि जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां पे प्रेजेंट होगी तभी वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ वाटर और जो लाइट एनर्जी होती है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ध्यान रखना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बच्चों आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, ये जस्ट एक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है। किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। यानी प्लांट के थ्रू जो फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस होती है उसी को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से टेक कर रहा है? एनवायरमेंट से टेक कर रहा है। तो अगर ये जो हमारा एनवायरमेंट है, अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तब ठीक है। लेकिन अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर ये एक प्रॉपर अमाउंट में है तो इसको तो ये कंट्रोल कर लेगा, प्लांट कंट्रोल कर लेंगे, ये जो हमारे ट्रीज वगैरह है ये इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करो अगर ये ट्रीज ही नहीं हुए
अगर यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो गया, यानी ये जो प्लांट है अगर इस प्लांट को पूरे को कट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, फिर क्या इफेक्ट होगा? उस केस में क्या होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगी, एक्सेस कर जाएगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये ज्यादा अमाउंट में अगर इंक्रीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती है कि जो सन से लाइट एनर्जी आती है, सन से जो लाइट एनर्जी आती है, उस लाइट एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करती है और वापस इसको अपने एटमॉस्फेयर से वापस रिलीज नहीं होने देती है, एटमॉस्फेयर में रखती है इसको। अगर सोचो अपने अर्थ के सराउंडिंग में, अगर अर्थ के सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये अर्थ है, अगर इस अर्थ के चारों ओर अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि सन से जो लाइट आती है, उस लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसको वापस नहीं जाने देती। और अगर वापस नहीं जाने दिया तो यहाँ पर अर्थ के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अर्थ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस केस में हमारे यहाँ पर जो हमारा ये ग्लोबल है, हमारा जो ग्लोब है, यहाँ पे क्या होगा, ये वार्म होगा, और इसी से हमारी टर्म निकल के आएगी ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही बार अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया बच्चों, जो लास्ट वाला चैप्टर था, लास्ट वाला वीडियो था, उसी के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। तो और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पर डिफोरेस्टेशन होता है तो इसका सबसे हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये क्या करेगा कि ये हमारा जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल ये होता है कि जो भी ओशन वगैरह के अंदर कि जो भी ओशन होते हैं या सी वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो वाटर होते हैं, उस वाटर का क्या होना, इवोपरेट होना, उससे क्या होना, क्लाउड बनना, क्लाउड से वापस रेन होना, रेन से वापस उस वाटर का ओशन में आना। तो ये एक साइकिल है, एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो साइकिल ये डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो उस केस में हो सकता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, ड्रॉट के, सूखे पड़ने के वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सूखा बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे इमेज दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बच्चों बहुत ही जरूरत है डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल करना। डिफोरेस्टेशन अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हुआ था, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अर्थ का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो ड्रॉट है, जो सूखे पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया है? ये वाला पॉइंट है। चलिए, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब बच्चों हमको मालूम है कि जो प्लांट है, प्लांट की एबिलिटी होती है कि ये इनकी जो प्लांट की जो रूट है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो कि जो प्लांट की रूट्स वगैरह होती है, इन रूट्स की एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं कि इसके आसपास जो सोइल होती है, उस सोइल को अच्छे से होल्ड रख पाती है। होल्ड रख पाना यानी उसको पकड़ पकड़ पाती है, अच्छे से जकड़ पाती है, होल्ड कर पाती है। कौन कर पाती है? जो प्लांट्स की जो ट्रीज की जो रूट होती है ना, ये होल्ड कर पाती है। अब अगर ये होल्ड कर पा रही है तो यहाँ पे सोइल इरोजन को भी रोकती है। सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन यानी कि सोइल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाना, यहाँ से सोइल का हट जाना, उसी को सोइल इरोजन बोलते हैं। तो अगर यहाँ से अगर ये रूट वगैरह होती है तो ये सोइल को अच्छे से होल्ड कर पाएगी। अगर होल्ड कर पाएगी तो यहाँ से ये जो सोइल है ये इजीली यहाँ से मूव नहीं कर पाएगी, यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगी। अगर ये रिमूव नहीं कर पाती है तो हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर ये रूट ये यहाँ पे इसको होल्ड नहीं कर पाती, कब नहीं होल्ड कर पाएगी? जब हमारा प्लांट नहीं होगा। प्लांट नहीं होना इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो जब कभी भी डिफोरेस्टेशन होगा, इट मीन्स वहां से वो जो प्लांट है वो प्लांट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर प्लांट रिमूव होगा तो वो उसकी जो रूट वगैरह होगी वो ग्रो नहीं कर पाएगी, रूट नहीं होगी। और अगर यहाँ पे ये रूट नहीं होती है तो ये सोइल को अच्छे से कैच नहीं कर पाएगी, अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगी। और अगर सोइल बच्चों अगर होल्ड नहीं हो पाती है तो उस केस में यहाँ से ये जो सोइल है ये इजीली रिमूव हो जाएगी। और अगर ये इजीली रिमूव हुई तो ये अपर वाली जो ये लेयर है सोइल की, तो उस केस में क्या होगा, ये जो सोइल है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और सोइल की अगर ये टॉप लेयर अगर रिमूव होती है अगेन एंड अगेन, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, ये नीचे वाली जो लेयर होगी हार्ड एंड रॉकी लेयर, जैसे आप ये देख सकते हो इमेज। क्योंकि जो बच्चों सोइल होती है ना, जो अर्थ होती है, इसको भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर इसको
कैटेगराइज कर रखा। जैसे ये अपर वाली लेयर टॉप लेयर होगी, ये इसकी बीच वाली होगी यहाँ पे, है ना, ये सरफेस लेयर होगी, ये टॉप लेयर होगी, टॉप सॉइल होगी ये वाली, जहाँ पे देखो यहाँ पे इसकी रूट वगैरह आगे बढ़ रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, ग्रो कर रही है यहाँ पे। तो जब तक इसकी रूट है तब तक ये सॉइल को होल्ड कर पाएगी। अगर ये रूट नहीं होती है तो ये जो ऊपर वाली लेयर है बच्चों, ये इजीली यहाँ से क्या कर जाएगी, रिमूव कर जाएगी। और अगर ये रिमूव करती है तो उस केस में बच्चों फिर हमारी जो लेयर निकल के आती है ये वाली, जो रोकी है ना, रॉक वाली, चट्टाने वाली जो है ना, रॉक वाली जो लेयर है ये आ जाती है। अब जब ये आ जाती है तो उस केस में हमारे लिए एक न्यू टर्म निकल के आती है, डेजर्टिफिकेशन। क्या निकल के आती है बच्चों, डेजर्टिफिकेशन। क्या होता है डेजर्टिफिकेशन, कि जब कभी भी जो सोइल है, अगर इस सोइल की टॉप लेयर, अगर सोइल की अगर टॉप लेयर अगर रिमूव हो जाती है, तो इस सोइल का रिमूव होना, अगर रिमूव होती है तो उस केस में हमारी जो लैंड होती है वो भी क्या होती है, इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, फर्टाइल कम हो जाती है। फर्टाइल यानी कि प्लांट सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे प्लांट, क्योंकि जो प्लांट के लिए ग्रो कर पाना, प्लांट वहीं पे ग्रो कर पाते हैं जहां पे जो उसकी जो सोइल हो, वो जो टॉप सोइल होती है ना बच्चों, उसी के अंदर प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पे देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो लेयर है टॉप लेयर, इसी के अंदर क्या होते हैं, प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई सारे यहाँ पे मिनरल वगैरह होते हैं जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये लेयर यहाँ से रिमूव हो गई तो उस केस में सही से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर प्लांट नहीं ग्रो कर पाए तो उस केस में हमारी जो लैंड है वो कैसे हो जाएगी, वहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, डेजर्ट में। और इसी का सोइल का डेजर्ट में कन्वर्ट होना, इसी को कहते हैं अपन डेजर्टिफिकेशन। समझ में आया, डेजर्टिफिकेशन किसको कहते हैं अपन, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ पर डेजर्ट बना हुआ है, ठीक है, डेजर्ट। अब इसके बाद में बच्चों आगे देखते हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देखो, तो एक तो चीज हमने ये जाना बच्चों कि जो प्लांट होती है, प्लांट क्या काम करते हैं कि ये सोइल को अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर पाते हैं। ये जो सोइल है ना, इस सोइल को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं कौन, जो प्लांट होती है, प्लांट की जो रूट होती है। अब बच्चों जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट ये अपर लेयर है ना, तो जो प्लांट अपर लेयर को इसको जो होल्ड कर पाते हैं, तो होल्ड करने से एक और यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलता है कि ये जो अपर वाली जो सोइल होती है, ये क्या काम करती है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि ये ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर को होल्ड कर पाती है। अगर टॉप सोइल है तो ये वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होल्ड कर पाएगी। अगर वाटर को अगर होल्ड कर पाती है तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमको बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। तो वन साइड तो है बच्चों, ये साइड है जहाँ पे फॉरेस्ट है, और ये सेकंड साइड है जहाँ पे हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया और यहाँ पे फॉरेस्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पे जो हमारी है, यहाँ पे डेजर्ट वाली आपको सोइल है यहाँ पे, ठीक है, डेजर्ट है यहाँ पे, रोकी वाली यहाँ पे लेयर आ गई, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट होंगे तो प्लांट होंगे, प्लांट होंगे तो प्लांट के अंदर इनकी रूट होगी, और अगर रूट होगी तो ये क्या कर पाएंगे, इजीली यहाँ पे जो सोइल होती है, इस सोइल को अच्छे से यहाँ पे इसको होल्ड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे सोइल है, यहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर रेन होती है, बारिश होती है तो यहाँ पे जो वाटर नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे जो सोइल होगी ये वाटर को क्या कर लेगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है इनकी सोइल की, टॉप लेयर की। तो यहाँ पे वाटर होल्ड कर पाएगा। अगर यहाँ पे वाटर होल्ड होता है तो वाटर यहीं पे रुक जाएगा, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ ग्राउंड वाटर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर अपन दूसरा केस ले, जैसे इस साइड देखो, ये सेकंड केस में अगर यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते तो प्लांट नहीं होंगे तो प्लांट की रूट नहीं होगी, और अगर प्लांट की रूट नहीं होती है तो यहाँ पे ये जो सोइल होगी ये सही से यहाँ पे सोइल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि सोइल तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से मूव कर जाएगी। जैसे यहाँ पर रेन होगी, रेन के साथ में सोइल रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे सोइल इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अगर वाटर होल्ड नहीं कर पाया तो वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर वाटर यहाँ पर रुक ही नहीं पाया तो यहाँ पर वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, और यहाँ पर वाटर फ्लो करता हुआ स्टोर होगा, और स्टोर करते समय जहाँ कहीं भी वहाँ पर ढलान होगा, जहाँ कहीं भी स्लोप होगा,
ये वाटर वहां पे फ्लो करता हुआ एक फॉर्म ले लेगा, फ्लड की फॉर्म ले लेगा, और वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लड आ जाएगा। तो समझ में आया बच्चों आपको, जहां पे भी हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो एक ये क्या कर रहा है, ड्रोट का भी रीजन बन रहा है, सूखे पड़ने का भी रीजन पड़ रहा है, और सेकेंड ही यहाँ पे फ्लड आने का, यहाँ पे बाढ़ आने का भी यहाँ पे रीजन बन रहा है। बाढ़ क्यों आ पाएगी, इसका रीजन आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ वहां पे जो पे वाटर रेन होगी तो वो वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, जो जो सोइल होगी होल्ड नहीं कर पाएगा, और होल्ड नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे वाटर मूव करेगा, और मूव करके वहां पे एक फ्लड की फॉर्म ले लेगा वहां पे, और यहाँ से वहां पे फ्लड आ जाएगा। तो यही रीजन रहे बच्चों डिफोरेस्टेशन के कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है। तो बच्चों अब आपको समझना है कि अगर अपन डिफोरेस्टेशन करते हैं तो इसके पीछे क्या क्या इसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का हमारा प्यारा सा लेक्चर, ठीक है। अब आपको कॉपी में क्या क्या नोट कर लेते हैं करना है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले है आपको नोट करना है कि प्लांट उसके मतलब चैप्टर वगैरह का नाम लिख लेना अच्छे से। सेकंड, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है कि आप क्या करोगे, यस सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी डिफोरेस्टेशन, ठीक है। डिफोरेस्टेशन हेडिंग डालने के बाद में इसकी डिफाइन लिखोगे, डिफाइन यहाँ से लिखोगे डिफोरेस्टेशन, यहाँ जो येलो लिख रखा है डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग, ये इसकी डिफाइन लिखोगे। इसके बाद में इट्स कॉजेस है ना, ये हेडिंग डाल देना इट्स कॉजेस, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, ये हेडिंग डाल के फिर ये पॉइंट लिखना। 1 पॉइंट प्रिकॉरिंग वाला बिल्डिंग हाउस से 3 मिनी मतलब 3 पॉइंट ये लिखना, फर्नीचर ऑफ यूजिंग वुड वाला। 4th पॉइंट ये भी लिखना बच्चों कि फॉरेस्ट फायर, ये लिख देना सिर्फ फॉरेस्ट फायर, और एक ये भी लिख देना 5th सीवर ड्रॉट, ठीक है। ये 5 रीजन हो गए कॉजेस, क्या कारण है इसके डिफोरेस्टेशन के। सेकंड बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज, ये हेडिंग डालना आप लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि डिफोरेस्टेशन होने के बाद क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ये पॉइंट, इसमें पॉइंट बना के लिखना आपको, कौन कौन से पॉइंट लिखोगे आप। पहला पॉइंट ये लिखोगे कि डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। सेकेंड पॉइंट लिखोगे कि हाँ ग्राउंड लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड। थर्ड क्या लिखोगे कि हाँ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीज, ये 3, और 3 लिखोगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे लिखना कि यस। 4th पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, 4th पॉइंट लिख सकते हो दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और दिस विल इज ड्रॉट वाला था हमने कर लिया। इसके बाद में आप क्या लिखोगे बच्चों, यस हाँ इसके अंदर भी लिखोगे आप लोग, 4th पॉइंट लिख लेना लीड टू चेंज इन सोइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और चलो हाँ ये इसके अलग ये 4 पॉइंट लिखना है, काफी है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद में बच्चों एक ये हेडिंग डालना डेजर्टिफिकेशन, इसकी डिफाइन लिखना आप है ना, डेजर्टिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे नीचे, ये हेडिंग डालना आप और लिखना ग्रेजुअली, यहाँ से लिखना ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ये लिखना रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल एक्सप्रेस द लोअर हार्ड लेयर, ये ठीक है, ये लिखना आप लोग। ऐसे में इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको अपने ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल दूंगा पूरी एज इट इज है ना, वहां से और आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में इसमें तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, यही तक है, यही करना है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करना है, और ये अगर ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना बच्चों, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। डायग्राम तो साइंस में जितने बनाओ ना, जो इच्छा करे वो साइंस में डायग्राम बना लेना आपके लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना होगा, और ये जाते जाते आप ये डायग्राम देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए, काफी कुछ सीखती है, सिखाती है हमको। क्या सिखा रही है, कुछ आप जानते हो इसके बारे में, कुछ समझ सकते हो, सोचना है इस इमेज के बारे में, आप विचार करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों एक काम जरूर करना, लाइक करना। अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, और जल्द से जल्द हमको अपने 1000 सब्सक्राइब करने हैं। चाहे आप आपके फ्रेंड को बोलो, आपके कोई भी जो रिलेटिव है, जो भी आप फोन देखते हो उसमें जाया करो और आई स्मार्ट क्लासेस सर्च करो, और सर्च करके हमारे चैनल को फटाफट उस पर क्या करो, उसको सब्सक्राइब करो, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब हो और अपन क्या कर सके, फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, मैं आपको फिर लाइव पढ़ा पाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय एंड टेक केयर।